सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। कल से अपन ने हेमेटोलॉजी विद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, पूछे गए थे, उनका जवाब धीरे धीरे टॉपिक चलते जाएंगे और आपको मिलता जाएगा। कल के लेक्चर में क्वेश्चन पूछने के बाद अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज द ब्लड। ब्लड इज ए फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीम। फिर अपन ने पढ़ा था द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड 7 से 8%। टोटल बॉडी वेट का 70 किलो वाले इंसान में ब्लड की मात्रा होती है सामान्यतः 5 लीटर। ब्लड की पीएच होती है 7.4, जो स्लाइटली एल्कलाइन होती है। कन्फर्म अपन बोलें तो 7.35 से 7.45। किसी भी तरह के एसिडिक या एल्कलाइन फूड के बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ब्लड की पीएच पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मेरे ब्लड में बफर पाए जाते हैं जिनका अपन ने नाम ले लिया था हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। अगर ये बफर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो बॉडी में पैदा होने वाली कंडीशन का नाम है एसिडोसिस और एल्केलोसिस। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन अपन पढ़ रहे थे, जिसमें कल के लेक्चर में आपको होमवर्क भी दिया था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की संख्या आपको निकालनी है। उसमें अपन ने हेडिंग स्टार्ट कर दी थी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। 45% तो ब्लड सेल होती हैं जिनको अपन नाम देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, और 55% होता है प्लाज्मा। तो पहले तीनों ब्लड सेल के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको दे दी जाए, बेटर होगा। उसके बाद अपन प्लाज्मा और प्लाज्मा में आने वाले कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में 45% होती हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ब्लड सेल का नाम है आरबीसी। आरबीसी रेड कलर की होती है, इसलिए इसको एरिथ्रोसाइट अपन नाम देते हैं, जिसके नॉर्मल नंबर होते हैं 4.5 से 5.5 मिलियन। एवरेज 1 क्यूबिक एमएम में अपन बात करें तो अपन इसको बोलेंगे लगभग 50 लाख, यानी 1 क्यूबिक एमएम में आरबीसी के नंबर हो गए 50 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। अच्छा, ये 50 लाख हो गई 1 क्यूबिक एमएम के अंदर। डब्ल्यूबीसी को एवरेज अपन माने तो कैलकुलेशन के लिए 10,000 मान लो। प्लेटलेट होती हैं 1.5 से 4 लाख, उनको अपन एवरेज 1,90,000 मान लें। तो 1,90,000 तो प्लेटलेट, 10,000 उसमें जोड़ दो आप डब्ल्यूबीसी, कितनी हो गई टोटल? 2 लाख। 50 लाख हो गई आरबीसी, और 50 लाख और 2 लाख कितने हो गए? 52 लाख। यानी टोटल 52 लाख सेल में से अकेले 50 लाख आरबीसी है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में होती हैं आरबीसी। इसी वजह से तो ब्लड का कलर रेड होता है। यदि आरबीसी को सभी को निकाल दिया जाए तो रेड कलर नहीं रहेगा ब्लड का, तो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। सोचने वाली बात है कि इतनी ज्यादा मात्रा में आरबीसी क्यों होती। तो यहां अपन पॉइंट की बात करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। क्या तो इनका फंक्शन होता है, किस तरीके से आरबीसी अपने शरीर में काम करती। तो देखिए, फंक्शन के बारे में बात करें, आप और मैं सांस ले रहे हैं, आप और मैं सांस ले रहे हैं। सांस लेने के दौरान एयर या ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर जा रही। आप और मैं सांस ले रहे हैं, सांस लेने के दौरान एयर या ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर जा रही है। मेनली कौन सी गैस को यूटिलाइज करना है अपन को? ऑक्सीजन को। अच्छा, ऑक्सीजन यहां पर जाएगी, ये अपने लंग्स हैं। लंग्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक पर्टिकुलर आर्टरी के द्वारा लंग्स में ब्लड आता है। ये जो पर्टिकुलर ब्लड होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये ब्लड यहां पर आया, ये ब्लड यहां पर आया। लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी से जितना ब्लड आता है यह ब्लड ज्यों का त्यों वापस भी जाता है। यह ब्लड ज्यों का त्यों वापस भी जाता है, और वापस ले जाने के लिए यहां पर होती है पल्मोनरी वेन। वापस ले जाने के लिए यहां पर होती है पल्मोनरी वेन। अब देखें, ऑक्सीजन आपने अंदर ली, ऑक्सीजन आपके मेरे ब्लड या प्लाज्मा में घुलनशील नहीं होती।
ऑक्सीजन यहां पर अपने ब्लड और प्लाज्मा में घुलनशील नहीं होती। अच्छा, ऑक्सीजन की जरूरत आपके मेरे शरीर की हर एक सेल को है, तो हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या बॉडी में पाया जाता है, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर अपन टॉपिक डील कर रहे हैं कि आप और मैं सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं। यहां मैं आपको बताऊं हार्ट का डायग्राम, ये वाला हिस्सा राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है ये आप भली भांति जानते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड बहता है ये आप भली भांति जानते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ गया, लंग्स में आ गया। अब जितना ब्लड लंग्स में आया है ज्यों का त्यों ये ब्लड वापस जाएगा, और इसको वापस ले जाने के लिए होती है पल्मोनरी वेन, वापस ले जाने के लिए होती है पल्मोनरी वेन। तो ये सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहां पर आएगा ये सारा का सारा ब्लड। तो जितना ब्लड लंग्स में गया था वह ब्लड ज्यों का त्यों वापस आ जाता है। बट यहां पर अपन चर्चा करें, जैसा ब्लड गया था क्या वैसा ही वापस आता है? नहीं, जो ब्लड अपन ने लंग्स में भेजा था वो तो डीऑक्सीजनेटेड था। अब जो ब्लड वापस आएगा वह ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है जो वापस आएगा? यह ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब यह हुआ इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई, इस पर्टिकुलर ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई। अब यहां पर अपन चर्चा करें कि ऑक्सीजन कैसे आई। लंग्स से आपने ऑक्सीजन ली, ब्लड में या प्लाज्मा में ऑक्सीजन घुलनशील नहीं होती है, तो यहां पर इस ऑक्सीजन को उठाने का काम जिसके द्वारा किया जाता है उस पर्टिकुलर सेल का नाम है आरबीसी। इस ऑक्सीजन को उठाने का काम जिस सेल के द्वारा किया जा रहा है उसका नाम है आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेती है। आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाने के बाद यह ऑक्सीजन यहां से पिकअप की जाती है और ये जो पर्टिकुलर ब्लड है वह ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो मीनिंग यह है कि ये जो ऑक्सीजन लंग्स में आ रही है इसको लंग्स से उठाने का काम ब्लड में कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? तो आंसर है आरबीसी। अच्छा, आरबीसी ने ऑक्सीजन को उठाकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया। यहां डालने के बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसा कि आपको पता है यहां से निकलती है अयोर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अयोर्टा, अयोर्टा से निकलती है आर्टरी, आर्टरी से निकलती है आर्टेरियोल, और अल्टीमेटली ये टिश्यू में जाकर ओपन हो जाती हैं। तो टिश्यू में जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन की 2400 घंटे दरकार होती है, तो ये जो आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर आई है, ये जो आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर आई है यह ऑक्सीजन को टिश्यू को दे देगी, ऑक्सीजन को टिश्यू को दे देगी तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगी। अच्छा, टिश्यू को ऑक्सीजन मिलने के बाद आरबीसी तो खाली हो गई। अब आरबीसी इस पर्टिकुलर टिश्यू को ऑक्सीजन देने के बाद खुद अपनी सरफेस से अटैच कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑक्सीजन को तो दे दिया जाएगा और अपनी सरफेस पर किसको जोड़ लिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि टिश्यू से जो ब्लड आया है वो ज्यों का त्यों वापस भी जाता है। ज्यों का त्यों वापस जाने का मतलब है टिश्यू में जो ब्लड आया था वो ऑक्सीजनेटेड था, बट उस ब्लड में से ऑक्सीजन तो टिश्यू ने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू को मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी उठाने का काम कौन सी ब्लड सेल कर रही है? आरबीसी। आरबीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया। आप भली भांति जानते हैं टिश्यू से निकलती हैं वेन्योल, वेन्योल से बनती हैं वेन, और वेन से बनती हैं वीना कावा, और ये जो पर्टिकुलर वीना कावा है यह कहां पर ब्लड लेकर आती हैं? डीऑक्सीजनेटेड को राइट एट्रियम में।
कहां पर लेकर आएंगी ये? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में फिर क्या काम होगा? यह आरबीसी कौन सी गैस को उठाकर लाई है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को तो यहां छोड़ दिया जाएगा और ऑक्सीजन को फिर से उठा लिया जाएगा। तो ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, वापस कैसा बन गया? ऑक्सीजनेटेड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को यहां छोड़ा है इसको आप एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर निकाल देंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो मीनिंग ये हुआ कि आपके मेरे बॉडी में पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? आंसर है सेल से। सेल को जिंदा रहने के लिए 24 घंटे किस चीज की आवश्यकता है? सेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट कौन सा है? तो आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेल को 24 घंटे चाहिए। उस 24 घंटे ऑक्सीजन जो होती है पहुंचाने के लिए, उस ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन सी ब्लड सेल ने ली हुई है? आरबीसी ने। उसी के साथ बॉडी की हर एक सेल में 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर वापस लंग्स में लाना और लंग्स से उसको बॉडी से बाहर निकालना, तो यह जिम्मेदारी भी किसने ली हुई है? आरबीसी ने। तो देखो आरबीसी ने क्या काम किया? लंग्स से ऑक्सीजन को उठाया और टिश्यू में छोड़ दिया। किसी भी सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह छोड़ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहां पर? ऑक्सीजन का। अच्छा, टिश्यू से आरबीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया और वापस से लंग्स में छोड़ दिया। तो टिश्यू से वापस लंग्स में छोड़ना, यह भी क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। तो आपके मेरे बॉडी में ऐसी कौन सी ब्लड सेल होती है या ब्लड में ऐसी कौन सी ब्लड सेल है जिसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना? तो आंसर है यहां पर आरबीसी। देखें, आरबीसी वो ब्लड सेल हैं जो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को चलाती, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेल हैं, क्योंकि जो बाकी की सेल हैं उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन सी ब्लड सेल ने ली हुई है? आरबीसी ने। तो जो समझाया इसको वापस से रिव्यू करा दूं। देखें, ये अपने लंग्स से, लंग्स में कौन सी गैस ले रहे हो आप? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन यहां किससे मिलेगी? ब्लड से मिलेगी, ब्लड में जाके घुलेगी। परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन ब्लड में या प्लाज्मा में घुलनशील नहीं है। तो कोई तो ऐसी चीज होगी ब्लड में जो इस ऑक्सीजन को उठाएगी। अच्छा, ऑक्सीजन को उठाने वाली पर्टिकुलर सेल का क्या नाम है? आरबीसी। आरबीसी किसके माध्यम से इसको उठाती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां से इस ऑक्सीजन को उठाकर टिश्यू तक पहुंचा दिया जाता है आरबीसी के द्वारा। टिश्यू से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर यहां पहुंचा दिया जाता है। तो सर्कुलेशन कैसा होता है? देखो, आप भली बात ही जानते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट वाले चैम्बर में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाता है? लंग्स में। अच्छा, 100 ml ब्लड जा रहा है तो 100 का 100 वापस आएगा, रुकेगा थोड़ी, रुकेगा तो एडिमा हो जाएगा। तो जितना भी ब्लड वापस आता है वो ज्यों का त्यों आकर कहां पर ओपन होता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहां से क्या निकलती है? अयोर्टा। लंग्स में जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से आया वो सारा का सारा ब्लड पल्मोनरी वेन से चला गया। जितना ब्लड आया उतना चला गया, बट क्या जैसा ब्लड आया वैसा गया? नो। आया तो था डीऑक्सीजनेटेड, कैसा बनकर जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। यहां से क्या निकल रही है? देखो आप, ये निकल रही है अयोर्टा, अयोर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल। ये कहां पर पहुंच गई? सेल में। और सेल में आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन मिल गई इस पर्टिकुलर सेल को और इसका काम चल गया। तो ये पर्टिकुलर सर्कुलेशन है। तो यहां पर ये सीखा है, या इसको प्रैक्टिकली मीनिंग से मैं बताऊं, ये मेरी फिंगर है, इसको 24 घंटे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, इसको ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है यहां पर? तो आंसर है आरबीसी। ऑक्सीजन जब इसको मिल रही है तो इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है।
मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कौन सी गैस पैदा हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कौन उठाकर ले जा रहा है? यहां से आरबीसी। तो अपने लंग्स से ऑक्सीजन को उठाकर टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर वापस लंग्स तक पहुंचाना, यह काम कौन सी पर्टिकुलर सेल करती है? आरबीसी। मेरे हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट काम है। देखो, ये पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है। हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और उस हर सेल को जो ऑक्सीजन चाहिए उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन सी ब्लड सेल ने ली हुई है? आंसर है आपका आरबीसी। तो बताओ, प्रैक्टिकली तौर पे भी आरबीसी ज्यादा होनी चाहिए। बिना आरबीसी के सेल का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल की बात करें, आप बीमारी पड़ते हैं एनीमिया। यदि किसी इंसान के शरीर में आरबीसी के नंबर कम हो जाएं तो बीमारी को बोलेंगे अपन एनीमिया। यहां मेरा क्वेश्चन है आपसे, एनीमिया कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है? एनीमिया कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, रीनल सिस्टम का, या सारे सिस्टम का? तो शायद 100% साथियों के दिमाग में जवाब होगा कि सर सारे सिस्टम का डिसऑर्डर है, क्योंकि एनीमिया होने का मतलब है आरबीसी कम हो गई। आरबीसी कम होने का मतलब है बॉडी के हर एक सिस्टम को मिलने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई, तो हर एक सिस्टम अफेक्ट होगा। देखो, सिम्टम भी सुने हैं आपने। एनीमिया वाले मरीज में स्किन व्हाइटिश येलोइश हो जाती है, नंबर 1, स्किन अफेक्ट हो रही है। एनीमिया वाले इंसान की हार्ट रेट नॉर्मल इंसान की हार्ट रेट से ज्यादा मिलती है, हार्ट ज्यादा काम करेगा, रेस्पिरेशन रेट भी ज्यादा मिलेगी, साथ में थकान रहती है पूरी बॉडी में क्योंकि मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, भूख लगना बंद हो जाती है क्योंकि सारे जूस का सीक्रेशन कम हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, नींद आना कम हो जाती है, बोले तो इंसोम्निया। इसका मतलब ब्रेन को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, जिससे पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर जो सीक्रेट होने वो पूरी तरीके से नहीं हो पाते। तो इसलिए बॉडी में हर एक सेल को जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा कीमती सेल की अपन बात करें तो वो कीमती सेल कौन सी होगी? आरबीसी। कैसे आरबीसी काम करती है? तो बॉडी के हर एक ऑर्गन को, सेल को, टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी आरबीसी की होती है। आरबीसी की संख्या में कमी आना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया में बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं क्योंकि बॉडी के सारे सिस्टम को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो ये सारा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि दिमाग में ये रटने वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आरबीसी इतनी ज्यादा है। आरबीसी का इतना ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? सेल से। सेल को 24 घंटे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन सी सेल ने ली हुई है? आरबीसी ने। तो आरबीसी के बारे में एक बेसिक पॉइंट, क्या काम कर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है आरबीसी का? इधर से उधर गैसों को पहुंचाना। इधर से उधर गैसों को पहुंचाने का मतलब होगा ट्रांसपोर्ट करना। कौन कौन सी गैसों का? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The RBC is responsible for the transportation of oxygen and carbon dioxide. That is the important function of RBC. इसलिए RBC के नंबर इतने ज्यादा होते हैं। अगले पॉइंट पर आए। अब RBC का पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, पैदा होने से लेकर मरने तक RBC के साथ क्या क्या होता है ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं। कल के क्वेश्चन पे डील करते हैं जो आपको होमवर्क दिया था। बताओ, होमवर्क में आपको दिया था कि आपके शरीर में टोटल नंबर ऑफ आरबीसी बताओ। तो जिन साथियों का आंसर, पहली बात तो किया ही नहीं होगा कि सर बचपन में ही नहीं किया, अभी तो कैसे करेंगे। चलो कोई नहीं, यहां पर सॉल्व करा देते हैं। कम से कम इतनी आरबीसी के समतुल्य आना चाहिए 10 की पावर 12 के बराबर। ये मैं सॉल्व करा देता हूं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के नंबर आपको निकालने। चलें कैसे सॉल्व करेंगे कि मेरे अंदर टोटल आरबीसी कितनी है। तो सबसे पहले मेरा वजन, मान के चलो मेरा वजन 70 किलो है नहीं, बट आपको मानना है। मान के चलो मेरा वजन 70 किलो है। मेरे अंदर ब्लड की कितनी मात्रा होगी? लगभग 5 लीटर।
मेरे अंदर कितनी आरबीसी हैं ये मुझे निकालना है। अभी एक पॉइंट बताया है मैंने कि मेरा वजन 70 किलो है, मेरा वजन 70 किलो है, मेरे अंदर ब्लड की कितनी मात्रा होगी 5 लीटर। अब 5 लीटर में कितनी आरबीसी हैं ये कैलकुलेट करना है। देखें कैसे करें। मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि 1 क्यूबिक एमएम के अंदर आरबीसी के नंबर 50 लाख है। देखो उधर लिखा हुआ है पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम। तो ये मुझे पता है कि 1 क्यूबिक एमएम में आरबीसी के नंबर हैं 50 लाख। अच्छा, अब मुझे यह पता लगाना है कि 1 क्यूबिक एमएम का मतलब क्या होता है। तो देखें 1 क्यूबिक एमएम का मतलब यह होता है, 1 क्यूबिक एमएम बराबर होता है 1/1000 ml। 1 क्यूबिक एमएम बराबर होता है 1/1000 ml। बस इसी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आपको फाइंड आउट करना था। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर, 1 क्यूबिक एमएम में कितनी आरबीसी है 50 लाख। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1/1000 ml में कितनी आरबीसी, 1/1000 ml में कितनी आरबीसी है, आंसर होगा 50 लाख। 1/1000 ml में कितनी आरबीसी है, आंसर होगा 50 लाख। अच्छा, अब मैं 1 ml में निकालूं तो 1 ml में निकालूंगा तो ये आप जानते हैं 1000 उधर चला जाएगा। 1 ml में निकालूंगा तो ये वाला 1000 उधर चला जाएगा। तो देखो अब क्या कैलकुलेशन होती है, 1 ml में कितनी, 1 ml में कितनी है, तो आंसर ये होगा 50 लाख गुणा 1000, 50 लाख इंटू 1000। अच्छा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको 10 की पावर में यदि अपन लिखें, या चलें लास्ट में लिख लेंगे। यहां पर क्या कैलकुलेशन आई, 1 ml में आरबीसी कितनी हो गई 50 लाख इंटू 1000। 1 ml में इतनी है, 1000 ml में कितनी होंगी, 1 ml में इतनी है तो 1000 ml में कितनी होगी। अच्छा, 1000 ml को 1 लीटर बोल सकते हैं, 1000 ml को 1 लीटर बोल सकते हैं। तो यहां बोलेंगे 1000 ml या 1 लीटर में कितनी होगी। तो देखो 1000 से गुणा कर देंगे, यहां फिर से 1000 से गुणा कर देंगे। 1 ml में इतनी है, 1000 ml में कितनी होंगी, या 1000 ml को क्या बोल दें 1 लीटर में कितनी होंगी। तो देखें कैलकुलेशन, 50 लाख, 50 लाख इंटू 1000 इंटू 1000। मेरे हिसाब से यहां तक की कैलकुलेशन 100% समझ में आ रही है। देखो क्या बताया मैंने, मेरा वजन 70 किलो, ब्लड की मात्रा 5 लीटर, 1 क्यूबिक एमएम जो कल पढ़ाया उसमें आरबीसी की संख्या है 50 लाख। आपके सामने 50 लाख लिख दिया। 1 क्यूबिक एमएम कितने एमएल के बराबर है, तो उधर लिखा है मैंने 1 क्यूबिक एमएम बराबर 1/1000 ml। तो इसको मैंने लिख दिया 1/1000 ml में कितनी आरबीसी है 50 लाख। अच्छा, 1/1000 ml में इतनी है तो 1 ml में कितनी होगी, तो 1000 उधर चला जाएगा। तो 50 लाख गुणा 1000। फिर मैं कह रहा हूं 1000 ml में कितनी होगी, 1 ml में इतनी है तो 1000 ml में कितनी होगी, 1000 ml में कितनी होगी, इसका मतलब 1000 से फिर से गुणा होगा। और 1000 ml का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 1 लीटर। तो ये कैलकुलेशन आ गई 50 लाख गुणा 1000 गुणा 1000। अब इसको अपन को दूसरी फॉर्म में लिखना है। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, टोटल 0 काउंट करें, 3 3 6 3 9 3 12। तो मेरे हिसाब से इसको मैं शॉर्ट में यूं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर 12, 5 गुणा 10 की पावर 12, 5 इंटू 10 की पावर 12। 1 लीटर में इतनी आरबीसी, 1 लीटर में आरबीसी की संख्या इतनी है। मेरा वजन कितना है 70 किलो, ब्लड की मात्रा कितनी है 5 लीटर। जब 1 लीटर में इतनी है तो 5 लीटर में कितनी होंगी, 1 लीटर में इतनी है तो 5 लीटर में कितनी होगी। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 25 इंटू 10 की पावर 12, 25 इंटू 10 की पावर 12। तो अब यदि आपसे पूछा जाए एक 70 किलो वाले इंसान में टोटल आरबीसी के नंबर कितने होंगे, तो आंसर शायद आपके पास आ रहा है 25 इंटू 10 की पावर 12। 1 क्यूबिक एमएम में आरबीसी के नंबर कितने होंगे, तो आंसर आ रहा है 50 लाख।
और 1 लीटर में कितने होंगे, तो आंसर आ रहा है 5 × 10⁻12। और 5 लीटर में कितने होंगे, तो यहां पर कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया। अब आप खुद बताओ, मान के चलो आपका वजन 50 किलो है, 50 किलो वाले में ब्लड की मात्रा 4 लीटर, एवरेज माने अपन 4 लीटर, तो 5 × 4 कर देंगे अपन। मान के चलो आपका वजन 100 किलो है, तो 100 किलो वाले में माने 7 लीटर या 8 लीटर, तो 8 से गुणा कर देंगे, तो जो पर्टिकुलर आप में ब्लड की मात्रा है उससे गुणा हो जाएगा और यहां पर टोटल नंबर ऑफ आरबीसी आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ गया कि एक स्वस्थ इंसान में एवरेज कितनी आरबीसी होती हैं। तो स्वस्थ इंसान का एवरेज वजन मानते हैं अपन 70 किलो। 70 किलो वाले में ब्लड की मात्रा है 5 लीटर, और 5 लीटर जब ब्लड है तो आरबीसी की मात्रा संख्या कितनी होगी, आंसर दिया हुआ है 25 × 10⁻12। सिर्फ एक चीज से कैलकुलेट कर लिया अपन ने, कौन सी चीज से कर लिया, क्यूबिक एमएम क्या होता है। तो क्यूबिक एमएम क्या होता है आपको बता दिया, 1 क्यूबिक एमएम बराबर 1/1000 एमएम। तो मेरे हिसाब से आरबीसी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया। इट इज द मीनिंग ऑफ आरबीसी। पहली ब्लड सेल के बारे में अपन ने जान लिया। सबसे पहले तो ये जाना कॉमन सेंस लगाकर कि यार इतनी ज्यादा क्यों है आरबीसी, समझ में आ गया, क्योंकि पूरे शरीर का कंपोजिशन देखें तो उसमें है सेल। सेल को जीवित रखने के लिए 24 आवर चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन सी सेल ने ले रखी है, आरबीसी ने। सेल में 24 घंटे जब ऑक्सीजन चाहिए तो 24 घंटे बनती है CO2। अब CO2 जब 24 घंटे बनती है तो उसको वापस से शरीर से बाहर निकालना है, तो उसको उठाने के लिए भी क्या चाहिए, आरबीसी। यानी मीनिंग ये हुआ कि आरबीसी बेहद इंपॉर्टेंट सेल हैं जो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। और साथ में अपन ने इनके टोटल नंबर भी कैलकुलेट कर लिए। तो ये पहली ब्लड सेल हो गई आरबीसी। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीसी या व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरी सेल का डिस्क्रिप्शन जानते हैं अपन। सेल नंबर 2 जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, जिसको अपन ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जिसके नॉर्मल नंबर होते हैं 4000 से 11000, 4000 से 11000, 4 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, 4 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल नंबर होते हैं। देखें इनकी संख्या बहुत कम है, संख्या बहुत कम है। और ये भी आप भली बाती जानते हैं कि काम बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट करते। देखिए इनको एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन बात करें। आपके मेरे शरीर में डेली इन्फेक्शन होता है। आप और मैं जो पानी पीते हैं क्या वो 100% स्टेराइल होता है? नहीं। जो सब्जी फल अपन खाते हैं क्या 100% स्टेराइल है? नहीं। कितने लोगों से अपन मिलते हैं तो कितने सारे बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में लेते हैं। और तो और बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस तो पहले से ही शरीर में मौजूद हैं, अपने गले में मौजूद हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, लंग्स में मौजूद हैं। बट इतना सब होने के बावजूद भी क्या डेली अपन बीमार होते हैं? नहीं होते। क्योंकि जैसे ही वो बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी को बीमार करने लगते हैं, ये वाली सेल तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और उन पर्टिकुलर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इनकी तुलना अपन कर सकते हैं कि बेसिक तौर पर आपके मेरे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है, यह पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी को अपनी बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जा सकता है। देखिए अपने देश के अंदर 132 करोड़ लोगों की रक्षा करने के लिए केवल लाखों की संख्या में सोल्जर्स हैं। केवल लाखों की संख्या में, पूरे 132 करोड़ के लिए लाखों की संख्या में सोल्जर्स हैं और वो अपनी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा कैसे? कि जब भी कोई फॉरेन पार्ट या फॉरेन पर्सन अपने यहां एंटर करने की कोशिश करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। यानी इतने सारे लोगों की रक्षा के लिए केवल कुछ एक सैनिक है तो ये भी अपने बॉडी के सैनिक है।
पूरे शरीर की रक्षा के लिए ये सैनिक जैसा काम करते हैं। तो एक सिंपल सा वर्ड कि डिजीज रेजिस्टेंस में रोल प्ले करने वाली पर्टिकुलर सेल का क्या नाम है? आंसर है WBC। दे आर ऑल्सो नोन एज द सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। भले से इनके नंबर बहुत कम हैं, बट यह अपनी बॉडी में बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि अपने गले में, अपने इंटेस्टाइन में, अपने लंग्स में, किडनी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बट उनसे अपन बीमार नहीं होते। डेली जो खाने पीने की चीजें अपन खा रहे हैं, हर जगह आपको स्टेराइल मिलना पॉसिबल नहीं है। तो कितने सारे बैक्टीरिया वायरस डेली में खाता हूं, आप खाते हैं। डेली के डेली जो इनहेल करते हैं उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जाते हैं, बट अमूमन तौर पर अपन बीमार नहीं होते। कब होने लग जाएंगे बीमार? जब इनका फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ HIV, जहां पर पर्टिकुलर इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, पर्सन को हर चीज स्टेराइल ही खानी पड़ती है, अदरवाइज तो वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में किसका एक्शन कम हो गया? WBC का। तो इन सारी बातों से आप समझ रहे हैं कि आपकी मेरी बॉडी में कौन सी पर्टिकुलर सेल है जिसको सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। The WBC are also known as the soldiers of human body। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? द WBC और ल्यूकोसाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली सेल का क्या नाम है? WBC। तो ये दूसरी पर्टिकुलर सेल हो गई जिसके बारे में अधिकांश से आप जानते हैं। अब कौन कौन सी WBC होती हैं, क्या उनका नाम है? क्या सारी WBC का फंक्शन एक जैसा होता है? नहीं। क्या सारी WBC इम्यूनिटी प्रदान करती हैं? नहीं। क्या सारी WBC फैगोसाइटिक होती हैं? नो। तो कौन कौन सी WBC होती हैं और उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, ये अपन आने वाले टाइम के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखना है कि बीमारी से लड़ने के लिए आपकी मेरी बॉडी में कौन सी सेल मौजूद है? तो आंसर है WBC। कौन सी ऐसी सेल है जिसको ह्यूमन बॉडी के सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है WBC। तो ये दूसरी सेल हो गई। तीसरी सेल के डिस्क्रिप्शन के बारे में अपन बात करें तो उस पर्टिकुलर सेल का नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पर्टिकुलर सेल है प्लेटलेट्स, जिनके बारे में पिछले लेक्चर में बता दिया था। दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, जिनके नॉर्मल नंबर होते हैं 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। 1.5 से 4 लाख जिनके नंबर होते हैं, 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या काम करती हैं प्लेटलेट्स? माइंड में दौड़ा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? आप में से बहुत सारे साथियों का के दिमाग में पहला आंसर शायद ये आ रहा है कि सर ये ब्लड की क्लॉटिंग कराती। सर ये ब्लड की क्लॉटिंग कराती। अगर ये आंसर आ रहा है तो अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या होती है क्लॉटिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? अब इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपके माइंड में आ रहा है कि सर, मैक्सिमम के माइंड में, कि सर ब्लड का थक्का जमना, जैसा अमूमन होता है ब्लड का थक्का जमना। अब यहां पर मैं बोलूंगा, ये तो हिंदी अनुवाद कर दिया आपने। जो फर्स्ट ईयर में BSc में ब्लड क्लॉटिंग की परिभाषा अपन लिखते थे वो क्या? अच्छा चलो मैं ये पूछ लूं, यहां पर एक धारदार चाकू से कट लगे, धारदार चाकू से कट लगे, यहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए, मैं पहला एक्शन क्या होगा? मैं इसको कंप्रेस कर लूंगा। अच्छा कंप्रेस करूंगा मैं 2 मिनट 3 मिनट और 2 3 या 5 मिनट में यहां से ब्लडिंग होना बंद हो जाएगी। व्हाट इज दिस? दैट इज ए क्लॉटिंग, यस और नो? क्या इसको अपन क्लॉटिंग बोलेंगे? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, यदि मैं मेरा ब्लड सैंपल एक प्लेन वायल में लूं,
मैंने मेरा 5 ml ब्लड निकाला और इसको रख दिया। आधे घंटे बाद मैं देखता हूं ये जम गया। आधे घंटे बाद मैं देखता हूं ये जम गया। क्या इसको क्लॉटिंग बोलेंगे? दो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। यदि यहां से कट लगे और यहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो और मैं इसको कंप्रेस करूं, 5 मिनट तक दबाकर रखूं, 5 मिनट में ब्लीडिंग होना बंद हो गया, क्या इसको क्लॉटिंग बोलोगे? नंबर 1। नंबर 2, मैं मेरा 5 ml ब्लड बाहर निकालकर एक प्लेन वायल में लूं, आधे घंटे बाद ये सेमी सॉलिड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जम जाएगा, क्या इसको क्लॉटिंग बोलेंगे? क्या यहां से कट लगने के बाद ब्लीडिंग निकलना और बंद होना ये भी क्लॉटिंग है, और ये जो कंटेनर में लिया है ये भी क्लॉटिंग? तो यहां समझना होगा, इसमें बेसिक अंतर समझना होगा कि क्लॉटिंग क्या होती है। देखिए, यदि आपके मन में ये आंसर आ रहा है कि सर प्लेटलेट क्लॉटिंग कराती, तो मैं आपसे ये पूछूंगा फिर क्लॉटिंग फैक्टर क्या कराते हैं? फिर क्लॉटिंग फैक्टर क्या कराते हैं? क्लॉटिंग के लिए तो क्लॉटिंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्लेटलेट क्लॉटिंग नहीं कराती, क्लॉटिंग में मदद करने का काम करती। प्लेटलेट क्लॉटिंग नहीं कराती, क्लॉटिंग में मदद करने का काम करती है। तो यहां इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि प्लेटलेट का बेसिक डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। प्लेटलेट क्या काम करती हैं, इसका आंसर है, बेसिक आंसर है कि सर ये ब्लीडिंग को रोकती। प्लेटलेट क्या काम करती हैं, इसका आंसर है सर ये ब्लीडिंग को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं इसको समझो। यहां पर कट लग गया मेरी बॉडी में और यहां से ब्लड निकलने लग गया। अब ये बहता हुआ ब्लड रुकेगा, बहता हुआ ब्लड रुकेगा। कैसे रुकेगा इसको डायग्राम से समझें आप। ये मेरी ब्लड वेसल का डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया, ये मेरी ब्लड वेसल का डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया जिसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। ये ब्लड बह रहा है यहां पर। अब किसी धारदार पार्ट से यहां डैमेज हो गई ब्लड वेसल। देखो, डैमेज होने का परिणाम यह होगा यहां से ब्लीडिंग होने लग जाएगी और ये ब्लड मेरा ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है। बताओ, अमूमन ऐसा ही होगा। कैसे रुकेगी ये ब्लीडिंग, कैसे रुकेगी ये ब्लीडिंग, इसको समझें आप। जैसे ही यहां पर कट लगा, जैसे ही यहां पर कट लगा और यहां से ब्लड का बहना स्टार्ट हुआ तो दो काम होंगे। सबसे पहले एक सब्सटेंस आएगा। देखो, यहां पर पाई जाती है मास्ट सेल, यहां पर पाई जाती है मास्ट सेल जो टिश्यू में होती। देखिए, टिश्यू के अंदर होती है मास्ट सेल, और जैसा कि आप जानते हैं ब्लड के अंदर होती है प्लेटलेट। टिश्यू में होती है मास्ट सेल और ब्लड में होती है प्लेटलेट्स। देखिए, दोनों का रोल समझें आप। जैसे ही कट लगता है ये दोनों सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद यह एक सब्सटेंस सीक्रेट करती। दोनों सेल एक्टिवेट होने के बाद यह एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इन दोनों पर्टिकुलर सेल से सीक्रेट होगा। सेरोटोनिन इन दोनों पर्टिकुलर सेल से सीक्रेट होगा। कौन कौन सी सेल से आ रहा है? ये मास्ट सेल से भी आ रहा है और प्लेटलेट से भी आ रहा है। सेरोटोनिन एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। सेरोटोनिन एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। वेजोकंस्ट्रिक्टर बोले तो यह ब्लड वेसल का वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, यह ब्लड वेसल का वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएगा। अब यहां पर मीनिंग यह हुआ, पहले इतने बड़े पाइप से ब्लड निकल रहा था, इतने बड़े पाइप से ब्लड निकल रहा था, अब पाइप का डायामीटर कम हो गया। इसका मतलब क्या माने कि ब्लीडिंग कुछ हद तक कम होगी। तो ब्लीडिंग को कम करने में पहला काम क्या रहा, ये ब्लड वेसल का जो डायामीटर इतना था ये डायामीटर कम हो गया, यह डायामीटर कम हो गया। डायामीटर कम होने को क्या बोले अपन? वेजोकंस्ट्रिक्शन। डायामीटर कम होने को क्या बोलेंगे अपन? वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो ब्लीडिंग होने लगी जब मेरी ब्लड वेसल से, उस ब्लीडिंग को रोकने में कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं उनको समझो आप। पहला स्टेप हो रहा है सेरोटोनिन आ रहा है भैया,
कहां से आ रहा है सेरोटोनिन? मास्ट सेल से आ रहा है। कहां पर है? मास्ट सेल टिश्यू में। और साथ में सेरोटोनिन कहां से आ रहा है? प्लेटलेट से आ रहा है। इन दोनों ने सीक्रेट किया सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ने ब्लड वेसल का क्या कर दिया? वेजोकंस्ट्रिक्शन। और वेजोकंस्ट्रिक्शन से ब्लडिंग होना थोड़ा बहुत कम होगा। अच्छा, बंद तो नहीं हुआ अभी। देखिए बंद कैसे होगा। पहला स्टेप में तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गया। दूसरा स्टेप और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप, देखिए ये मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये बहुत आगे तक काम आएगा। बोले तो कार्डियोवैस्कुलर में, एस्प्रिन में, हिपेरिन में, वारफेरिन में, बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी बीमारियों में ये पर्टिकुलर पॉइंट काम में आएगा। तो एक चीज माइंड में फिक्स कर लेना, प्लेटलेट जब ब्लड वेसल में घूमती हैं और स्मूथ सरफेस होती है तो ये कभी भी नहीं चिपकती। जब भी प्लेटलेट को खुरदरी सरफेस मिलती है, जब भी प्लेटलेट को खुरदरी सरफेस मिलती है, इनकी आदत होती है कि यह वहां पर चिपकने लग जाती। सोचो यहां पर धारदार चीज से इंजरी हुई तो कॉमन सेंस की बात है, यहां पर रफ एज बन गए, खुरदरी सरफेस बन गई, यहां पर रफ एज का निर्माण हो गया। और विशेष तौर से ध्यान रखें, बहुत काम में आने वाली चीज है कि जब जब प्लेटलेट को रफ एज देखने को मिलेंगे, जब जब प्लेटलेट को रफ एज देखने को मिलेंगे, यह वहां पर चिपकना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दूसरा जो स्टेप होगा उसमें ये जो प्लेटलेट घूम रही हैं यह किनारे पर आकर चिपकने लग जाएंगी, यह किनारे पर आकर चिपकने लग जाएंगी और एक प्लग बना लेंगे। किनारे पर आकर प्लेटलेट का चिपकना और इनका प्लग बना लेना, इस पर्टिकुलर स्टेप को बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर स्टेप को बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। देखो हुआ क्या, ब्लड वेसल में चोट लगी तो खुरदरे एज बन गए। और प्लेटलेट की हमेशा विशेषता होती है, जहां भी इनको रफ एज दिखाई देते हैं यह वहां पर चिपकने लग जाती हैं। तो प्लेटलेट ने प्लग बना लिया। अच्छा, प्लग बनाने के बाद अगले स्टेप में क्या होगा? अभी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, जो यहां पर रप्चर हुआ है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ? वेजोकंस्ट्रिक्शन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन। अब तीसरा स्टेप सुने, जैसे ही यहां पर इंजरी होती है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो अपने ब्लड में बहते हैं, अच्छे से आप जानते हैं, टोटल होते हैं 13। इंजरी होने के तुरंत बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इंजरी होने के तुरंत बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। क्लॉटिंग फैक्टर है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। यह फिब्रिनोजन क्लॉटिंग, दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फिब्रिनोजन होता है यह क्लॉटिंग फैक्टर है। और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको जब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, तो वहां इस स्टेप की बात करेंगे। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। अच्छा, यहां पर दोनों में अंतर जान लें आप। ये जो फिब्रिनोजन है यह तो प्लाज्मा में घुलनशील है, यह जो फिब्रिनोजन है यह तो प्लाज्मा में घुलनशील है, और वो जो फिब्रिन बना है वह प्लाज्मा में घुलनशील नहीं है। तो घुलनशील प्रोटीन अघुलनशील प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और इसका जाल बन जाएगा। फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना, फिब्रिन का जाल बन जाना। तो ये जो फिब्रिन का जाल बनता है यह यहां पर रप्चर्ड जगह पर आकर एडियर हो जाता है, चिपक जाता है। फिब्रिन का जो जाल बना है वह जो यहां पोर हो रहा है वहां पर चिपक जाता है, और चिपकने के बाद यहां से ब्लड का बाहर निकलना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना, इसी को अपन नाम देते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसी को अपन नाम देते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या इसी का दूसरा नाम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसी का दूसरा नाम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखें, ब्लडिंग को रोकने में 3 स्टेप हुए। मेरे यहां पर जब चोट लगी और यहां से ब्लड निकलने लगा तो इस ब्लडिंग को रोकने में 3 स्टेप हुए, जिससे बहता हुआ ब्लड रुक गया। कौन कौन से स्टेप हुए? पहला स्टेप वेजोकंस्ट्रिक्शन हुआ। किसने कराया जी? सेरोटोनिन ने कराया।
कहां से आया जी? मास्ट सेल से आया और प्लेटलेट से आया। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या हुआ? प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? प्लेटलेट को रफ एज मिल गए। रफ एज जब जब प्लेटलेट को मिलेंगे, प्लेटलेट वहां पर चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरे स्टेप में क्या हुआ? फिब्रिन बन गया। किससे बन गया जी? फिब्रिनोजन से बन गया। फिब्रिन का जाल बनेगा क्योंकि यह प्लाज्मा में घुलनशील नहीं है, जहां पर चोट लगी है वहां पर चिपक जाएगा। और ये तीसरे स्टेप में प्लाज्मा में घुलनशील फिब्रिनोजन प्रोटीन का फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होना, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? कोएगुलेशन। अल्टीमेटली इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है कि जब भी ब्लड वेसल में चोट लगती है तो इस तरीके से ब्लडिंग होती है और इन स्टेप के माध्यम से उस ब्लडिंग को रोक लिया जाता है। इन स्टेप के माध्यम से उस ब्लडिंग को रोक लिया जाता है। अब इस ब्लडिंग को रोकना, मेरे यहां पर चोट लगी और यहां से ब्लड बहने लगा, तो ये जो बहता हुआ ब्लड है इसको रोकना। तो देखो, ब्लड के लिए अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं हीमो। ब्लड के लिए अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं हीमो, और स्टॉपेज के लिए स्टेसिस। स्टॉपेज के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं स्टेसिस। देखो, हीमो शब्द का मतलब हो गया ब्लड और स्टेसिस शब्द का मतलब हो गया स्टॉपेज। तो बहते हुए ब्लड का स्टॉप होना, द प्रोसेस इज नोन एज हीमोस्टेसिस। द प्रोसेस इज नोन एज हीमोस्टेसिस। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, यहां पर यदि कट लगे और थोड़ी देर में मैं इसको दबाकर रखूं तो ब्लडिंग होना बंद हो जाएगा। क्या यह कोएगुलेशन कहलाएगा? नहीं, कोएगुलेशन नहीं होगा। क्या बोलोगे आप इसको? हीमोस्टेसिस। बहते ब्लड वेसल के रप्चर होने के बाद ब्लड का बहना और कुछ ही देर में बहते हुए ब्लड का रुक जाना, इसको नाम देते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के कितने स्टेप होते हैं? हीमोस्टेसिस के कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, जिसको अपन नाम देते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। स्टेप नंबर 1, जिसको अपन नाम देते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। कौन कराएगा वेजो कंस्ट्रिक्शन? आंसर है सेरोटोनिन कराएगा। कहां से आएगा सेरोटोनिन? मास्ट सेल से आएगा और प्लेटलेट से आएगा। मास्ट सेल से आएगा और प्लेटलेट से आएगा। कंडीशन नंबर 2 या फेज नंबर 2, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? जहां पर रफ एज बने हैं वहां पर प्लेटलेट चिपक जाती है। रफ एज पर प्लेटलेट का चिपकना, रफ एज पर प्लेटलेट्स का चिपकना, इसको अपन नाम देते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसको अपन नाम देते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। कौन इनिशिएट कर रहा है इसको? रफ एज। चोट लगने के बाद जो रफेज बने हैं उनसे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है? अच्छा, तीसरे स्टेप को क्या नाम दे रहे हो? नाम दे रहे हैं कोएगुलेशन, या इसको अपन नाम दे रहे हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन या क्लॉटिंग के दौरान क्या होगा? ब्लड में पाई जाने वाली या प्लाज्मा में पाई जाने वाली फिब्रिनोजन प्रोटीन, जो प्लाज्मा में घुलनशील होती है, उसका जाल बन जाता है और वह अघुलनशील प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया? फिब्रिन में। और फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना, इसी को अपन नाम देते हैं क्लॉटिंग। ड्यूरिंग द क्लॉटिंग द फिब्रिनोजन आर कन्वर्टेड इनटू द फिब्रिन। तो 3 स्टेप में ब्लीडिंग रुक गई। 3 पर्टिकुलर स्टेप के अंदर ब्लीडिंग रुक गई और इस ब्लीडिंग रोकने वाले पर्टिकुलर फेज को क्या नाम दिया अपन ने? हीमोस्टेसिस। अब सुने आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब। मेरा 5 ब्लड शरीर से बाहर लिया, इस टेस्ट ट्यूब में प्लेन वायल में मेरा 5 ml ब्लड लिया, आधे घंटे या 1 घंटे तक इसको रखा। रखने के बाद यह ब्लड इसमें जम गया। रखने के बाद यह ब्लड इसमें जम गया। सोचो क्या हुआ होगा? देखो, कॉमन सेंस लगाएं। मेरा ब्लड शरीर से बाहर निकला, क्या ये वाला फेज हुआ होगा? शायद नहीं हुआ होगा।
क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन तो ब्लड वेसल का होता है, ब्लड वेसल थोड़ी है वाइल में। अच्छा, प्लेटेलेट प्लग फॉर्मेशन, क्या प्लग फॉर्मेशन हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। यहां पर रफेज थोड़ी है, रफेज नहीं है तो प्लग फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ इसमें? इसमें यह हुआ कि जब मेरे ब्लड को शरीर से बाहर निकाला, तो शरीर से बाहर निकालने के बाद हवा के संपर्क में आने से मेरे ब्लड में मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गए, और सारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने का लास्ट परिणाम यह हुआ कि फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, और फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना, इसी को क्या नाम दे रहे हो आप? क्लॉटिंग। तो यदि यह कहा जाए कि मेरा ब्लड वाइल में लिया गया और वह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इस पर्टिकुलर फेज को क्या बोलेंगे? अपन क्लॉटिंग बोलेंगे। देखें, दो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपसे पूछे थे समझाने से पहले कि मुझे यहां पर कट लगे और यहां से ब्लड निकलने लगे, 5 मिनट में ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। इट इज क्लॉटिंग, यस और नो? आंसर है नो। आपका अब आंसर है इट इज नॉट क्लॉटिंग, इट इज द हीमोस्टेसिस, इट इज द हीमोस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 2, यहां मेरी ब्लड वेसल से ब्लड लिया इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, थोड़ी देर में जब मैंने लिया था तो ये लिक्विड था, अब ये सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, इट इज क्लॉटिंग, यस और नो? शायद 100% आपका आंसर है यस, इट इज नोन एज क्लॉटिंग। तो देखो, क्लॉटिंग की परिभाषा और हीमोस्टेसिस दोनों की परिभाषा सुने। किसी भी ब्लड वेसल के रप्चर होने पर बहते हुए ब्लड का थोड़ी देर में बहना बंद हो जाना, इसको हीमोस्टेसिस बोलेंगे। क्लॉटिंग की परिभाषा सुनो। जब भी किसी इंसान के ब्लड को शरीर से बाहर निकालकर किसी प्लेन वायल में लिया जाता है, तो थोड़ी ही देर में यह ब्लड अपनी लिक्विडिटी को छोड़कर जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी ही देर में यह ब्लड अपनी लिक्विडिटी को छोड़कर जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया क्लॉटिंग कहलाती है, और इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में फिब्रिनोजन प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिब्रिन में। तो इट इज द मीनिंग ऑफ हीमोस्टेसिस, मीनिंग ऑफ क्लॉटिंग। क्या सीखें अपन इससे? तो सीखने वाला पॉइंट यह है, हीमोस्टेसिस बोले तो शरीर में चोट लगी, ब्लडिंग होने लगी, उस ब्लडिंग को रोकने में क्या प्लेटलेट का रोल है, इसको समझिए आप। अच्छा, पहला स्टेप कौन सा है ब्लडिंग को रोकने का? वेजो कंस्ट्रिक्शन। मेरा क्वेश्चन है, क्या यहां पर प्लेटलेट का रोल है? शायद आपका आंसर है यस सर। क्यों रोल है? सेरोटोनिन सीक्रेट हो रहा है सर। सेरोटोनिन को सीक्रेट करने में प्लेटलेट भी तो रेस्पॉन्सिबल है, तो पहले स्टेप में इस प्लेटलेट का रोल है। अच्छा, स्टेप नंबर 2, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या यहां पर प्लेटलेट का रोल है? यस, प्लग फॉर्मेशन ही प्लेटलेट के द्वारा हो रहा है, तो यहां भी रोल है। तीसरा स्टेप है कोएगुलेशन या क्लॉटिंग। क्या यहां भी प्लेटलेट का रोल है? तो इसका आंसर भी है यस। एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूंगा जब क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फोलिपिड चाहिए, और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड का सीक्रेशन करती है। प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड का सीक्रेशन करती है, तो यहां भी रोल है। इसका मतलब यह हुआ, बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, रोकना है, तो वहां पर कौन सी सेल अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? आंसर है प्लेटलेट्स। देखिए, नॉर्मल एग्जांपल आपको बताऊं, डेंगू वाले मरीज में चेहरे पर रेड कलर के चकते हो जाते हैं, हाथों पर हो जाते हैं, ट्रंक पर हो जाते हैं, पैरों में हो जाते हैं। वो जो रेड कलर के चकते हैं, क्या हो रहे हैं? वो ब्लीडिंग हो रही है। इस अवस्था को नाम देते हैं, सुना होगा आपने, डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम। अवस्था को नाम देते हैं डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम। तो मीनिंग ये है, जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले WBC में बता रहा, डेली आप हजारों लाखों बैक्टीरिया वायरस खाते हो, अपने शरीर में लेकर जाते हो, बट क्या आप बीमार होते हो? नहीं होते। क्यों नहीं होते? बॉडी में WBC मौजूद है। सेम
क्या बॉडी में डेली मरम्मत का काम नहीं चलता? बताओ, 24 घंटे आपकी इंटेस्टाइन में ये मूवमेंट होते हैं, 24 घंटे मूवमेंट हो रहे हैं। क्या ब्लड वेसल रप्चर नहीं होती होंगी? क्या खाने पीने से ओरल कैविटी या अंदर वाली ब्लड वेसल थोड़ी बहुत तो रप्चर होती होंगी, बट ब्लीडिंग नहीं सो होती। अपने शरीर में पर डे हजारों कैपिलरी रप्चर होती होंगी, बट कहीं भी ब्लीडिंग नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि बॉडी में उस ब्लीडिंग को रोकने वाला हथियार मौजूद है, क्या नाम है उसका? प्लेटलेट। बट डेंगू वाले मरीज में सोचो, प्लेटलेट के नंबर क्या हो गए? कम। और कम होते ही बताओ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो नोज से ब्लीडिंग, आंखों से ब्लीडिंग, स्टोमक में ब्लीडिंग, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग, स्किन के नीचे ब्लीडिंग, पूरे शरीर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी में ब्लीडिंग को रोकने वाला कंपोनेंट कम हो गया। कौन सा कंपोनेंट कम हो गया? प्लेटलेट। तो इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। अब आपसे लास्ट में ये डिस्क्रिप्शन बताया, ये सारा हीमोस्टेसिस का एक अलग से टॉपिक है जिसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक क्लॉटिंग फैक्टर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब यहां पर लिखना क्या है अपन को, या समझना क्या है, क्या मीनिंग है जो इतना सारा पढ़ाया गया, वो ये कि आपके मेरे शरीर में प्लेटलेट का क्या काम, आपके मेरे शरीर में प्लेटलेट का क्या काम है। तो एक शब्द में बोला जाए, द प्लेटलेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में सबसे बड़ा रोल कौन सी सेल का होता है? आंसर है प्लेटलेट का। देखें, तीनों सेल हो गई, तीनों सेल का फंक्शन को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। पूरे शरीर में हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी है और CO2 लानी है, तो कौन सी सेल का रोल? आरबीसी। पूरे शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी या पैथोजन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो कौन सी सेल का रोल होगा? WBC। शरीर के सारे पार्टों में ब्लड वेसल है, अलग अलग टाइम पर वो थोड़ी बहुत रप्चर होती होंगी। उन ब्लड वेसल से जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी सेल है? प्लेटलेट। तो यहां पर अपन बोलेंगे प्लेटलेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लेटलेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली सेल कौन सी है? प्लेटलेट। कितने स्टेप हैं हीमोस्टेसिस के? 3। कौन कौन से? वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्या प्लेटलेट का रोल है? यस। दूसरा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, क्या रोल है? यस। तीसरा, क्लॉटिंग या कोएगुलेशन, क्या रोल है? यस। क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करना। शरीर में चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, 5 मिनट में रुक जाए, व्हाट इज दिस? दैट इज द हीमोस्टेसिस। मेरे ब्लड को शरीर से बाहर निकालूं मैं, थोड़ी देर में ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाट इज दिस? दैट इज द क्लॉटिंग या कोएगुलेशन। क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में क्या होता है? एक ही वर्ड ध्यान रखना है, फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? फिब्रिन में। साथ में मैंने सिखाया, शरीर में कहीं भी प्लेटलेट को रफ एज देखने को मिल गए तो यह वहां पर एडियर होने लग जाती हैं, चिपकने लग जाती हैं और प्लग बनाने लग जाती हैं। इसकी लास्ट में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बता देता हूं मैं। जैसे एक पर्टिकुलर बीमारी के बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ये अपना हार्ट है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोकार्डियम। अच्छा, ये मिडिल वाली लेयर है जिसका नाम है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल से मिलकर बनी हुई लेयर, यानी हार्ट को चलाने में किसी लेयर का रोल है तो वो मायोकार्डियम में मस्कुलर लेयर है। यहां से निकलती है अयोर्टा। अयोर्टा से निकलने वाली पहली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। अयोर्टा से निकलने वाली पहली आर्टरी का क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी इस मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। ये कोरोनरी आर्टरी इस मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। तो मायोकार्डियम को जो मस्कुलर लेयर है उसको ब्लड सप्लाई करने वाली पर्टिकुलर आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। यानी लगातार 2400 घंटे अपना हार्ट काम करता है, तो 2400 घंटे हार्ट की मस्कुलर लेयर को ब्लड चाहिए, 1 मिनट भी कमी बर्दाश्त नहीं होगी। और वो लगातार आपूर्ति कौन सी आर्टरी कर रही है? कोरोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड भेज रही है? ऑक्सीजनेटेड। अब देखें, यहां पॉइंट को समझें आप।
एक पर्सन है जिसका वजन है 100 किलो, एक पर्सन है जिसका वजन है 100 किलो। 100 किलो वाले इंसान को ओबेस बोलेंगे आप, ओबेस पर्सन है। अच्छा, जिसका वजन 100 किलो है, ओबेसिटी है, तो कॉमन सेंस की बात यदि मैं पूछूं कि इसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, इसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा, तो सीधा सा आंसर है कि ज्यादा होगा। 100 किलो वाले इंसान में, ओबेस पर्सन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अमूमन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो यहां भी कॉमन सेंस की बात है कि कोलेस्ट्रॉल अपना काम करेगा, और कोलेस्ट्रॉल का काम होता है आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर डिपॉजिट होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम होता है आर्टरी की अंदर वाली वाल पर डिपॉजिट होता है, और अंदर वाली वाल पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, इसको नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। देखें क्या बता रहा हूं, 100 किलो वाला इंसान जिसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, और कोलेस्ट्रॉल आर्टरी की दीवार पर जमेगा, आर्टरी की दीवार पर इसका जमना, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आगे बढ़े आप, यदि ये एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, यदि ये एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, तो कंडीशन को नाम देंगे अपन कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कंडीशन को नाम देंगे अपन कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखें, ऐसे इंसानों में दिल का दौरा आना एक कॉमन सी बात होती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या दिल का दौरा आना एक कॉमन सी बात होती है। क्यों होती है कॉमन सी बात, इसको समझे आप। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोरोनरी आर्टरी 40% ब्लॉक है। अब ये जो एथेरोमा या कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा हुआ है, मान के चलो किसी दिन ब्लड सप्लाई हो रही है यहां से, बट क्या प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई हो रही है? नहीं, थोड़ी बहुत कमी आ गई, 20, 30, 40% कमी आ गई। अब कभी बाई चांस ऐसा हो ये एथेरोमा यहां से रप्चर हो जाए, देखो गौर से समझो इसको, ये एथेरोमा यहां से रप्चर हो गया, टूट गया यहां से कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, टूट कर आगे गया, आगे जाकर ब्लड के बहाव में मान के चलो घुल गया, कोलेस्ट्रॉल तो घुल गया, बट जहां से ये टूटा है, ये रप्चर हुआ है, गौर करो यहां पर रफ एज बना गया, यहां पर रफ एज बना गया। अच्छा, रफ एज बनाने का परिणाम क्या? यहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड में प्लेटलेट, अभी अभी आपको समझाया है, प्लेटलेट को जब जब रफ एज देखने को मिलेंगे ये चिपकने लग जाएंगी। इसका मतलब ये होगा जैसे ही यहां पर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग रप्चर हुआ, प्लेटलेट का चिपकना चालू हो गया। अच्छा, प्लेटलेट का चिपकना जब चालू हुआ तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, प्लेटलेट ने फॉस्फोलिपिड भी सीक्रेट किए। फॉस्फोलिपिड जब ये सीक्रेट करेगी तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर के एक्टिवेट होने का परिणाम क्या होगा? फिब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट? फिब्रिन में। क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुए तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है यहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। देखो अभी अभी अपन बात कर रहे थे, ब्लड की क्लॉटिंग तो तब होनी चाहिए जब ब्लड वेसल रप्चर हो। ब्लड की क्लॉटिंग तो तब होनी चाहिए जब ब्लड वेसल रप्चर हो। क्या यहां पर रप्चर हुई है ब्लड वेसल? नहीं, फिर भी क्लॉटिंग हो गई। क्लॉटिंग क्यों हो गई? एथेरोमा या जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था वो थोड़ा बहुत टूटा और टूटकर घुल गया। अच्छा, उसके टूटने का परिणाम यह हुआ कि रफ एज बन गए, और रफ एज पर क्या चिपक गई? प्लेटलेट। प्लेटलेट ने फॉस्फोलिपिड सीक्रेट किए और क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गए, और यहां पर फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। बिना ब्लड वेसल के रप्चर हुए, बिना ब्लड वेसल के रप्चर हुए ब्लड वेसल में क्लॉटिंग हो जाना, इसको जिस नाम से जानते हैं वो नाम है थ्रोम्बस। इसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। देखो थ्रोम्बस की परिभाषा यह है, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एनी रप्चर टू ब्लड वेसल। इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एनी रप्चर, बिना रप्चर हुए ब्लड वेसल में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना। अल्टीमेटली ब्लड वेसल में क्या बन गया? थ्रोम्बस। देखो थ्रोम्बस का परिणाम क्या कि यहां से जो ब्लड जा रहा था कोरोनरी आर्टरी में,
अब उसका जाना बंद हो गया, रुकावट आ गई। रुकावट आ गई तो क्या परिणाम होगा? मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई मिलना बंद। मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई मिलना बंद होने का मतलब ऑक्सीजन बंद, और जब ऑक्सीजन या ब्लड का मिलना बंद हो जाएगा तो ये डैमेज होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। बोले तो मायोकार्डियम में नेक्रोसिस होने लग जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो गई, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन गया तो मायोकार्डियम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और मायोकार्डियम का डिस्ट्रॉय या नष्ट होना, इसको बोले अपन नेक्रोसिस। क्या बोले? नेक्रोसिस। अच्छा, नेक्रोसिस ज्यादा एरिया में फैल गया। जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया में फैल जाए तो उसको नाम देते हैं इन्फाक्शन। जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया में फैल जाए तो उसको नाम देते हैं इन्फाक्शन। कहां पर हो रहा है ये इन्फाक्शन? मायोकार्डियम में। कहां पर हो रहा है ये इन्फाक्शन? मायोकार्डियम में, इसलिए बीमारी को नाम देते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। बीमारी को नाम देते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और इसी का नाम है हार्ट अटैक। इसी का नाम है हार्ट अटैक। तो देखो, हार्ट अटैक आने का कारण क्या रहा? कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। क्यों ब्लॉक हो गई? उसमें थ्रोम्बस बन गया। अच्छा, क्यों बन गया उसके अंदर थ्रोम्बस? शायद उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा था वो टूट गया होगा, उसकी वजह से बन गया। अच्छा, जब वो टूटा तो टूटने के बाद थ्रोम्बस कैसे बना? जो खाली जगह बनी वो रफेज थे। रफेज पर क्या एडियर हुई? प्लेटलेट। और प्लेटलेट के एडियर होने के बाद क्लॉटिंग का काम चालू हो गया, जिससे थ्रोम्बस बन गया। तो देखें, बहुत बार एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का नंबर 1 कॉज क्या होगा? आंसर है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। अब इस थ्रोम्बस को यदि मैं बाहर निकालूं, इस थ्रोम्बस को यदि मैं बाहर निकालूं, ये मैंने थ्रोम्बस को बाहर निकाला, तो इसमें क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा? इस थ्रोम्बस में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? तो शायद यहां पर 100% आपको समझ में आ रहा है। एक तो प्लेटलेट मिलेंगी, प्लेटलेट जो आपस में चिपकी हुई है वो मिलेंगी, और आपको फिब्रिन मिलेगा। एक तो प्लेटलेट मिलेंगी और साथ में क्या मिलेगा? फिब्रिन मिलेगा। देखिए, जब भी दिल का दौरा आता है, जब भी दिल का दौरा आता है तो प्राइमरी मैनेजमेंट के तौर पर अपन मरीज को गोली देते हैं एस्प्रिन। कौन सी गोली देते हैं? एस्प्रिन। सारे साथी अच्छे से जानते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? एंटीप्लेटलेट। यानी एस्प्रिन आप दोगे तो ब्लड वेसल में जाकर जो प्लेटलेट चिपकी हुई हैं उनको अलग अलग करने का काम करेगी, क्योंकि थ्रोम्बस को तोड़ना है। या फिर अपन दवाई देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फिब्रिनोलाइटिक। फिब्रिनोलाइटिक नाम से समझ रहे हो, फिब्रिनोलाइटिक का मतलब किसको तोड़ने वाला? फिब्रिन को। किसको तोड़ने वाला? फिब्रिन को। तो दो ही तरह की दवाई देते हैं, या तो प्लेटलेट को अलग अलग कर दो, एंटी प्लेटलेट दे दो, या फिर फिब्रिन को तोड़ने वाली दवाई दे दो, जिनका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। तो ये एमआई की बेसिक कंसेप्ट है। देखो क्या बताया मैंने, ये आप अच्छे से जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने की संभावना के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों है? समझ में आ रहा है। दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्यों है? समझ में आ रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने का नंबर 1 कॉज क्या होता है? आंसर है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। तो यहां पर कई सारी चीजें आपको समझ में आ गई। क्या बताया मैंने? 100 किलो का इंसान, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल अपना काम करेगा, आर्टरी की दीवार पर जमेगा। आर्टरी की दीवार पर जमना एथेरोस्क्लेरोसिस। यदि ये कोरोनरी आर्टरी की दीवार पर जमे तो कंडीशन का नाम कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कभी ये पर्टिकुलर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है टूट गया, तो टूटने का परिणाम क्या होगा? इसके टूटने के बाद रफेज बनेंगे। रफेज पर क्या चिपकना चालू हो जाएंगी? प्लेटलेट। और प्लेटलेट के साथ क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे, और यहां पर ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी। बिना ब्लड वेसल में चोट लगे ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग हो गई, और इस पर्टिकुलर क्लॉटिंग को क्या बोलते हैं अपन? थ्रोम्बस। फिर से सुने परिभाषा, इंट्रा वेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एनी रप्चर टू ब्लड वेसल। बिना रप्चर हुए क्लॉटिंग होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। कहां पर बना है? कोरोनरी आर्टरी में बना है। कोरोनरी आर्टरी में बना है तो अपन नाम देंगे कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। थ्रोम्बस बनने का मतलब है मायोकार्डियम को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो गई। बंद होने का मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही,
थोड़ी देर में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को घेरेगा तो कंडीशन को क्या नाम देंगे अपन? इन्फाक्शन। कहां पर हो रहा है ये इन्फाक्शन? मायोकार्डियम में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? मायोकार्डियम में, इसलिए बीमारी का नाम है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इस सारा बताने का पर्पज ये है कि बॉडी में जो थ्रोम्बस बनता है, कहीं भी बने, किसी भी ब्लड वेसल में बने, थ्रोम्बस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्लेटलेट। प्लेटलेट आपके मेरे शरीर में थ्रोम्बस बनाने में रोल प्ले कर रही है। कैसे कर रही है समझ में आ गया? रफ एज इनको दिखा, वहां चिपकना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई द प्लेटलेट्स आर ऑल थ्रोम्बोसाइट। द प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को, रेड कलर की है। ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, कलरलेस है। ल्यूको का मतलब है कलरलेस। और थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट को, क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाने में सहायक है। क्या होता है थ्रोम्बस? ब्लड वेसल के बिना रप्चर हुए उसमें क्लॉटिंग हो जाना थ्रोम्बस कहलाता है। तो मेरे हिसाब से 100% आपको समझ में आ गया। ये पूरी पैथोजेनेसिस है जो मैंने लगभग आपको बता दी। एमआई होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाना। तो मैंने अभी आपको बताया था, आगे भी ये पर्टिकुलर चीज काम में आएगी कि प्लेटलेट को जहां भी रफेज मिलेंगे वहां पर प्लेटलेट चिपकना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीसरी ब्लड सेल हो गई, ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गई। तो एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बता दिया आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट के बारे में। तो तीनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक पोर्शन अपना कंप्लीट होता है जिसका नाम है ब्लड सेल। हालांकि इनका विस्तृत डिस्क्रिप्शन अपन अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन सेल के अंदर पढ़नी है, इनकी स्ट्रक्चर अपन को पढ़नी है, कौन से ऑर्गेनेल इनमें पाए जाते हैं वो सारे पढ़ने हैं। तो एक पोर्शन कंप्लीट होता है जिसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, बोले तो ब्लड सेल, जिसमें आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, तीनों सेल हो गई। अब कल अपन डिस्क्राइब करेंगे प्लाज्मा। यहां पर स्पेशल पॉइंट जो इस पर्टिकुलर लेक्चर की रही, प्लेटलेट को जहां भी रफ एज दिखेंगे वहां पर ये चिपकना स्टार्ट हो जाती है। आगे तक काम आएगा, दिमाग में फिक्स रखना है। पॉइंट नंबर 2, मेरे शरीर में यहां पर कट लगे और ब्लड बहने लगे और 5 मिनट में बंद हो जाए, क्या बोलेंगे इसको अपन? हीमोस्टेसिस। क्या यहां क्लॉटिंग भी हो रही है? हां हो रही है। क्लॉटिंग इसका फेज है, तीसरा फेज है। हीमोस्टेसिस के 3 फेज हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरे फेज का नाम है क्लॉटिंग। मेरा ब्लड बाहर निकाला जाए, टेस्ट ट्यूब में लिया जाए, वो थोड़ी देर में जम जाएगा, इसी को बोलते हैं थक्का जमना। थक्का बोले तो क्लॉटिंग हो गई। क्या हुआ होगा उसमें? एयर के एक्सपोजर में आने से क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुए और फिब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो गई? फिब्रिन में। तो फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? क्लॉटिंग। तो ये जो छोटे मोटे कंफ्यूजन अपन को होते हैं आई थिंक दूर हो गए। तो ये ब्लड सेल वाली तीनों ब्लड सेल का डिस्क्रिप्शन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। तो आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।